नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस साल का आज आखिरी दिन है और कल से नया साल शुरू होने वाला है। इसको लेकर के प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और अगर खास तौर से बात की जाए तो राजधानी पुलिस ने इसके लिए अभियान पहले से ही चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने कल कई प्रतिष्ठानों पर जाकर के चेकिंग अभियान चलाया, डॉग स्क्वाड के माध्यम से अभियान चलाया, शोरूम में गए और जगह जगह उन्होंने अभियान चलाया। सबसे बड़ी बात है कि नए साल का आगाज होने वाला है, इसमें हुड़दंग बहुत ज्यादा होता है, लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में निकलते हैं। इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और यकीन मानिए नया साल है, कोई भी ऐसा काम मत करिएगा क्योंकि पुलिस आप पर पहली नजर बनाए हुए है और तमाम जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने चेकिंग अभियान चलाया और क्या कुछ नसीहत दी है नए साल पर, वो भी आपको सुनाते हैं। नया साल आने वाला है, उससे पहले किसी प्रकार का हुड़दंग न हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग चेकिंग अभियान देखिए 31 तारीख और 1 तारीख को देखते हुए पूरे जोन में अभी हम लोग अलर्ट पे रख दिया गया है पूरी फोर्स को। और सारा सिविल पुलिस जैसा आप अभी देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड के साथ, एस चेक की टीमों के साथ, भीड़ भाड़ वाली सारी जगहें हैं वहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ शॉप्स पे, मॉल्स पे, पार्किंग एरियाज़ पे, जो ये सब जहाँ भी भीड़ भाड़ की संभावना है वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ 31 तारीख और 1 तारीख के लिए पूरा पुलिस का बंदोबस्त की ड्यूटियाँ तैयार कर ली गई हैं। सिविल पुलिस के साथ पीएसी की भी का बल रहेगा और ड्रोन कैमरे के साथ, सीसीटीवी कैमरे के साथ पूरी निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन प्लान भी बना लिया गया है और उसके लिए एडवाइजरी भी आपके थ्रू हम लोग दे रहे हैं। और हम आम जन से भी अपील करते हैं कि जैसे उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार मनाने में पूरी सादगी से अच्छे से मनाया और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया, 31 और 1 को भी वो उसी तरह से सहयोग करें। पुलिस का जो भी डायरेक्शंस मिल रहा है, दिया जा रहा है आपके थ्रू, उसको फॉलो करें। और ये भी कहेंगे कि ड्रंक एंड ड्राइविंग की केसेस चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, ये सब न करें और पूरी सादगी के साथ त्यौहार को मनाएं। देखिए, साफ तौर पर सुन रहे थे आप डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर को कि किस तरीके से बता रहे थे वो कि सादगी से नए साल को मनाएं और इसके लिए कोई भी हुड़दंग करते हुए अगर आप नजर आए तो पुलिस आपको उसी हिसाब से समझेगी, उसी सलीके से समझाएगी। कई ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है जहां पर पुलिस भारी तादाद में वहां पर मौजूद होगी। चाहे समिट बिल्डिंग की बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी लोकप्रिय बिल्डिंग है, यहाँ पर तमाम मामले निकल करके सामने आते हैं और इस बिल्डिंग का मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। यहाँ पर भी विशेष मुस्तैदी रहेगी पुलिस की और तमाम ऐसे 200 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरीके की पार्टियों का आयोजन किया गया है। आज नए साल की रात होगी और इसको लेकर के विशेष इंतजाम कई जगहों पर जो इवेंट्स करते हैं लोग उन्होंने किए हैं, वहां पर भी विशेष इंतजाम पुलिस के किए गए हैं। और अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में या तमाम जगहों पर जहां भी आप नए साल के आगाज में नए साल के रूप में एक पार्टी के रूप में मनाने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं आप और अगर आप कहीं पुलिस के हत्थे चढ़े तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस ले सकती है और राजधानी पुलिस खासतौर से। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, चारों तरफ पूरे देश में आज 31 मैं बात करूं 31 दिसंबर 2025 का समापन है। हम रात 12 बजे से हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल की, हमारे आने वाले नए साल की, हमारे आईबीसी 24 के और हमारे आईबीसी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा कि पूरा प्रदेश और हर जिले में पुलिस मुस्तैद है, तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं, किसी तरीके की, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला हो, चाहे पार्टी में जश्न मनाने का मामला हो, पूरे तरीके से रायबरेली पुलिस ने पहली नजर बनाए हुए। और 2 से 3 दिन पहले हमने देखा कि हर एक क्षेत्राधिकारी, एसपी और एसपी के निर्देशन में लगातार अभियान चल रहे हैं 3 दिन पहले से, और ये अभियान लगातार जारी है। और एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह का कहना है कि ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए, जिसमें अगर कोई हुड़दंगी और ऐसी तमाम चीजें अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से रायबरेली पुलिस के सामने आती है जिसमें लगेगा कि ये गलत किया जा रहा है, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज उत्तर प्रदेश, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगभग 1:45 बजे, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, लगभग 1:45 बजे
2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और ये नए साल पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ हिदायत दी जाएगी। मुख्यालय से भी लगातार शासना आदेश जिस तरीके से आ रहे हैं उन शासना आदेश को लेकर के हम कहीं ना कहीं सशक्त हैं और मीडिया और पुलिस हम हर तरीके से जो है हर अपने जिले में एक पैनी नजर बनाए और धूमधाम से मनाए, लेकिन अपनी सावधानी जरूर बरतें क्योंकि कोहरे का समय है। लॉन्ग ड्राइव ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। ऐसी तमाम सारी चीजों को लेकर के हिदायत दी जा रही लोगों को और खासकर नवयुवक को, जो नवयुवक जाते हैं और जो इंद्रवीर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पुलिस लगातार अभियान चला रही है और कल से ये अभियान देखने को मिल रहा है, अभी तक इन रायबरेली पुलिस ने किस तरीके के अभियान चलाए, क्योंकि अभी तक हमने राजधानी की तस्वीरें दिखाई और अन्य जिलों से भी तस्वीरें आ रही थी। रायबरेली पुलिस ने किस खास तरीके से लोगों को समझाने के लिए या यूं कहें कि एक अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने की बात कही है, कौन सी जगहों पर उन लोगों ने सघन चेकिंग अभियान चलाए हैं? देखिए, अगर हम लगातार रायबरेली पुलिस के साथ, क्योंकि जो अभियान उनके रूटीन में है वो लगातार रेलवे स्टेशन, होटलों में और अगर बात करें तो बस स्टैंड, चौराहों पर, बड़े बड़े जगहों पर जाकर के अभियान चला और ये अभियान दिन प्रतिदिन दिखाई देता है। लेकिन नए साल से 3 दिन पहले से ही रायबरेली पुलिस ने सोशल मीडिया पे अपने और भी जो उनके अपने जरिए उन्होंने लोगों को बताया घर घर जा रहे हैं और ये बड़ा अभियान देखने को मिलेगा आज शाम को हर जिले में। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी कृष्णन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से डीजीपी बने हैं ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनके नए बड़े उस पे। तो जिस तरीके से बड़ा फेस्टिवल है और पूरा देश इसको धूमधाम से मनाता है न्यू ईयर के उसमें, और न्यू ईयर पूरा देश में पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। तो इस तरीके के न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोग कभी कभी आपे से बाहर हो जाते, तमाम तरीके की गतिविधियां निकल के सामने आती है, ड्रिंक एंड ड्राइव की हो या अगर बात करें तो अवैध फायरिंग हो, मतलब ऐसे तमाम सारे लोग हमने वीडियो देखे अखंड कि चल रहे हैं रोड पे अवैध फायरिंग करते हुए लोग, ऐसे तमाम सारे अवैध मतलब अगर बात करें तो ठंड में संदूक खोल के अपनी कार का, तो इन तमाम सारी चीजों पर पहलुओं और नजरें खासकर तीसरी आंख की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मजबूत कड़ी है उसकी जरूर नजर बनी है और हर जिले के जो कैमरे हैं मोनिट हो रहे हैं नहीं हो रहे उनको भी पहली नजर उन पर भी रखी जा रही है, ऐसा रायबरेली एसपी का कहना है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत सारे आयोजन हैं आज की डेट में और इसको भी लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसा ही नहीं राजधानी लखनऊ में बल्कि अब ये कल्चर जो है अन्य जिलों में भी चला गया है और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि इसको लेकर के पुलिस कितनी संजीदा है। आज 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजीपी, तो शायद इस साल के जितने भी अनुभव हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो काम यूपी पुलिस ने किए इस साल में, वो भी अपने बारे में बताएंगे और किस तरीके से आगे की रणनीति क्या होगी नए साल के लिए, ये भी आज 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी अपने चीजें बयां कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भीस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अगर नए साल की बात हो रही थी, नए साल को ही लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल देखिए तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस लगातार चर्चाओं में रही है, फिर भी जावेद के भागने के बाद से जिस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस की किरकिरी हुई थी, बदगी हुई थी और जगह जगह चर्चाएं हुई थी, प्रतापगढ़ पुलिस अब उसको समेटने में लगी। कल एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि दंगा होने से बच गया। प्रतापगढ़ की पुलिस की एक्टिवनेस देखने को मिली। प्रतापगढ़ पुलिस जो है ऑन द स्पॉट पहुंच करके तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर दी, 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी काम की। तो देखिए इन 24 घंटों में अगर हम बात करें, प्रतापगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रही है। कल देर शाम प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर समेत अन्य अधिकारी, कह सकते हैं प्रशासनिक अमले के, पुलिस अमले के सारे अधिकारी ऑन द रोड थे। और सबसे बड़ी चीज थी कि पहली बात तो मार्केटों में जाकर के और कुछ दुकानों पे जाकर के, जैसे कि हमारे यहाँ केक का शॉप है लेकिन एक शोरूम की तरह है, वहाँ ऊपर टाइप में बना है, वहाँ लिकर को नहीं जो है सर्व किया जाता है, लेकिन डीजे सेटअप वहाँ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे गए थे, होटलों में गए थे, एक एक जगह चेकिंग करी गई है। तो देखिए न्यू ईयर को लेकर के प्रतापगढ़ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही है। सबसे बड़ी चीज होती है कि महत्वपूर्ण दिन होता है और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो शराबी होते हैं ये सबसे ज्यादा उपद्रव करते हैं।
और सबसे ज्यादा हमने कई बार लखनऊ में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ भी सबसे ज्यादा लखनऊ प्रशासन और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो साफ तौर पे अगर बात करें अखंड, तो प्रतापगढ़ भी तैयार है, लेकिन आज चैलेंजिंग होगा क्योंकि संगम से और अयोध्या एक रास्ता, एकमात्र रास्ता है। और ये बताया जा रहा है, अभी मेरी कुछ देर पहले यातायात प्रभारी से ही बात हुई थी, तो उन्होंने एक अंदाजा, एक आंकड़ा लगाया है, 25,000 प्लस गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। एक अंदाजा, इसको ना उन्होंने किया है अयोध्या के लिए प्रस्थान की, और शाम तक में ये आंकड़ा 1,00,000 जाएगा। जब मैं सुबह घर से गाड़ी लेके निकल रहा था, तब भी यही स्थिति थी कि मुझे 1-1.5 किलोमीटर आने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो ये आंकड़ा है। मेरे पास एक शॉर्ट्स है, मैं आपको शॉर्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रतापगढ़ के देर रात, देर शाम और तकरीबन 2 से 3 घंटे उन्होंने पूरे शहर का भ्रमण किया, और खास तौर पे यातायात और लिकर शॉपों पे उन्होंने जो है जा करके हिदायत दी है कि आप, पहली बात तो आप लिकर की दुकानों के बाहर आप किसी को ड्रिंक नहीं करने देंगे, और अगर अगर पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई तुरंत तो नहीं करूंगा, आपको आने वाले दिनों में आपकी दुकान के ऊपर और मालिक के ऊपर कार्रवाई करूंगा। एक शॉर्ट आपको 2-3 शॉर्ट पे मैं चाहूंगा वो प्ले हो जाए और वो ठीक जाए। इस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस अब एक्टिव दिखी, खासतौर पे न्यू ईयर को लेकर के एक्टिव दिख रही है। और जिस तरीके से प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही सारे लोग हैं, और आज की बात नहीं, प्रताप पुलिस सुबह 7 से 8 बजे के आसपास से ऑन द रोड है। और बिल्कुल देखिए अखंड, साफ तौर पे ये मैंने आपको लिकर और उनके चीजों को बताया, इससे एक हिदायत और लोगों को दी गई लेकिन है। लेकिन 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 ज्ञानेंद्र देखिए, हिदायत आपने जरूर दी है कि जो भी शराब का विक्रेता है, जो दुकान का संचालक है, उसको हिदायत आपने दी है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि इन सब जगहों पर कि किस तरीके से जो हुड़दंगी होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आते हैं और जब शराब के नशे में आते हैं शराब लेने के लिए, तो क्या उनको, क्या दुकानदार जाकर के समझाएगा? क्या वो दुकानदार की बात मानेंगे? ऐसा क्या संभव है? कि बहुत सी जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, साफ तौर पर देखी है हमने कि किस तरीके से जो नशे में रहता है युवक, उसको कुछ भी नहीं आता, वो तो पुलिस से बढ़ जाता है, तो क्या दुकानदार उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है? इसको लेकर के पुलिस ने कौन सा काम किया है? देखिए, दुकानदार अपना काम करता है, वो शराब बेच रहा होता है, बिल्कुल गलत है अगर उसकी दुकान के सामने इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो युवक होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जो नशे में धुत होते हैं, वो इस तरीके से वहां पे हुड़दंग मचाते हैं। तो क्या जो दुकान का संचालक है, उन लोगों के लिए कोई गाइडलाइन तो जारी कर दी, पर उनकी सुरक्षा के लिए कई बार ऐसी घटनाएं घटी जो नए साल के अवसर पर तो खासतौर से है, तो क्या पुलिस ने इसको लेकर के क्या इंतजाम किया है? आप कार्रवाई तो कर देंगे दुकानदार के ऊपर, लेकिन जो वहां नशे में धुत युवक होगा, जो लड़ाई के लिए आतुर होगा, उसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉइंट वाली बात आपने की है, इस पॉइंट पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ और उन्होंने ये बताया कि आप लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले भी शराब के ठेकों के बाहर हम लोगों ने, लिकर के शॉप के बाहर हम लोगों ने कई कार्रवाई, लोग पकड़े गए। इसलिए पुलिस की पुलिस लाइन से 2 गाड़ियां मिनी वैन वो कंटिन्यू एक इंस्पेक्टर के साथ में राउंड पे रहेंगी, और कहीं भी अगर किसी भी ठेके के बाहर कोई भी शराबी पकड़ा जाता है तो पहले तो उस शराबी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उन ठेकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज ये कहा उन्होंने, ये साफ तौर पर एक चीज कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है डीजे वाले। देखिए प्रतापगढ़ वैसे कोई बहुत बड़ा जिला हम नहीं कह सकते, लेकिन विकसित है जिला, तो यहाँ पर नहीं है साफ तौर पे। तो डीजे को सख्त हिदायत दी गई है। कल डीजे की मीटिंग करी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ना तो कोई सेटअप आप बाहर घुमाएंगे, और ना ही कोई सेटअप आप किसी के घर पे लगाएंगे तो 4 बक्सों से ज्यादा ही लगाएंगे, और 10 बजे से 10:30 मिनिमम 11 बजे तक आप सेटअप उतार देंगे। तो ये सारी हिदायतें दी। और दूसरी चीज देखिए, लिकर शॉप को 11 बजे तक की अनुमति मिली है, लेकिन साफ तौर पे आबकारी विभाग ने भी एक हिदायत दी है,
11:01 की ज्यादा होता है तो लिकर शॉप आपके आबकारी विभाग आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। तो आबकारी विभाग भी एक्टिव दिख रहा है। और प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी श्री सहाय अवस्थी भी नए साल को लेकर के पुलिस अधीक्षक दीपक धूकर से आज सुबह मुलाकात भी किया था और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा लिया है। हर एक चौराहों पर 2 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो पुलिस लाइन में सीओ है, जो 2 सीओ अतिरिक्त है, उनको भी ऑन फील्ड कर दिया गया है। प्रतापगढ़ को एक तरीके से 3 जोनों में बांट दिया गया है और हर एक जोन में एक सीओ अधिकारी तैनात है और तकरीबन 15 से अधिक इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। कोई भी दुर्घटना होता है तो पहले उसके अगर उसने लेकर पिया हुआ है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो पहले चेक होगा। फिर उसके बाद अगर मात्रा में होगा तो उसे परिवार वालों को बुलाकर उनको दिया जाएगा। अगर मात्रा ज्यादा मिली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। 31 और 1 की रात अगर कोई भी हुड़दंग करता होगा, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तमाम अपने जो मातहतों को आदेश और निर्देश दिए उसके साफ तौर पर देखा भी जा रहा है और वो ग्राउंड लेवल पे दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से तमाम जो जिलों की पुलिस है वो लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जो भी हुड़दंग है, हुड़दंग और हुड़दंगियों से निपटने के लिए खास विशेष प्लान आज के लिए तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। इस आदर्श कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हम बताना चाहेंगे हम हरदोई जनपद के आज हम उस जगह पर खड़े हैं। पहले तो खबर बनाने से पहले आगन जी आपको एवं IBC न्यूज चैनल के समस्त टीम को नपत की आने नपत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और हम आपसे पहले तो हम आते हैं नपत के जो पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश जो यहाँ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कल देर शाम पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने एक बाइक में निर्देश दिया है कि नया साल आने वाला है तो नए साल को लेकर रेस्टोरेंट हो, चाहे रोड हो, चाहे गलियां हो, चाहे चौराहा हो, यदि नए साल को शांतिपूर्वक मनाए एवं रोड डीजे मालिकों से बैठकर एक मीटिंग की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भी यहाँ पर मालिक हैं अपने हिसाब से वो लोग कार्य करें और नए साल पर किसी प्रकार की कोई हुड़दंग वगैरह न करें। लेकिन यहाँ पर जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए बताया गया है और जो रोड डीजे जो है जो बजाते हैं उनको लिए कम से कम आवाज में बजाने के लिए उसके साथ उसकी लिमिट भी कम रखें। दूसरी बात कहना है हरदोई जनपद में जो यहाँ पर नया साल आने वाला है उसको जो रात को हुड़दंग लोग करते हैं उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने किया है उसके लिए पुलिस की टीम गठित की जो चौराहों और गलियों में गश्त करेगी और उनको समझाएगी। और हम दूसरी तरफ तो बताना चाहेंगे कि हम आज जिस मोहल्ले में खड़े हैं ये मोहल्ला इसमें ये करीब 1 महीना से शायद ये टूटी पड़ी है लेकिन इस पर अभी तक इससे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसको 9 बजे 9 रिपोर्टर ने इस खबर को मैंने उनका से दिखाया था। उसके बाद जिसमें कार भी शुरू हो गया था लेकिन फिर इस रोड से कार बंद कर दिया। हम दिखाना चाहेंगे देखिए ये रोड पूरी है, ये टूटी पड़ी है यहाँ पर। ये जो रोड है ये करीब 1 महीने से टूटी पड़ी है। अभी परसों इसमें काम चालू किया गया था लेकिन अब काम यहाँ पर फिर बंद कर दिया गया। क्या वजह क्यों बंद किया गया है लेकिन यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब बीचों बीच रोड पर ईंटें लगा दी गई है, यहाँ पर ईंटें लगी हुई है जिससे यहाँ पर निकलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अखंड नहीं तो आखिरकार क्या वजह निकल करके सामने है? किसी अधिकारी से आपने बातचीत की आदर्श की? आखिरकार जब आपने रोड का निर्माण शुरू कर दिया है तो आखिर ऐसी कौन सी आपदा आ गई, कौन सी विपत्ति आ गई कि आपने इस कार्य जो निर्माण कार्य इसको रोक दिया है? क्या वजह है, कुछ बताया उन लोगों ने? देखिए अखंड जी अधिकारी से तो मेरी बात हुई लेकिन हमारी सभा से बात हुई थी। उन्होंने सभा से कहने लगा ऐसा है कि जो रोड खराब पड़ी है उसको पहले बनवाएंगे लेकिन कहीं ना उसको बनवाया भी जा रहा था। लेकिन ये 2 दिनों से फिर कल से ये रोड यहाँ पर पूरी जो है एकदम उखड़ी पड़ी है, इसको बनवाया भी जा रहा था लेकिन ये रोड जो है अब फिर बनने से रोक दी गई है। मतलब धीरे धीरे काम स्टार्ट चल रहा है। और ये जो दूसरी रोड हम आपको दिखाएं इतनी ऊंची बनाई जा रही है, अगर यहाँ का पानी होगा तो ये इस रोड पे भर जाएगा। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ हम यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो मंत्री यहाँ विधायक हैं उन सबको यहाँ पर इस रोड को दिखला रहे हैं कि क्या इस तरीके से काम किया जाता है। जो 1 महीने से रोड टूटी पड़ी है, रुक रुक के यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ जो है जो मोहल्ले वासी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिल्कुल आदर्श, अगर देखिए किसी तरीके का रोड मैप तैयार किया जाता है, किसी तरीके की प्लानिंग होती है, पर अगर कोई बिना प्लानिंग के कोई कार्य होता है तो साफ तौर पर इस तरीके की चीजें आती है सामने और देखने को भी मिलती है कि आखिरकार इस तरीके से काम निर्माण कार्य शुरू तो करा दिया गया लेकिन अब उस निर्माण कार्य को फिर से रोक दिया गया है। फिलहाल जो बनाया भी जा रहा है वो उस हिसाब से बनाया जा रहा है कि आगे चल के और भी मुसीबतों का सामना वहां के निवासियों को करना पड़ेगा। इसको लेकर के जो भी जरूरी बात हो, जो भी इंतजाम हो या जो भी आपको लगे तो कम से कम अधिकारियों से पूछिए कि
कि आखिरकार इस तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, बिना किसी प्लानिंग के कराया जा रहा है, क्या आगे चल करके किसी और मुसीबत का न्योता देने के लिए इस रोड का निर्माण कराया जा रहा है? कोई प्लानिंग होती है, कोई आपने कोई प्लान तैयार किया है? और अगर आपने कोई प्लान तैयार किया है तो आखिरकार काम को शुरू करके उसको रोक क्यों दिया? ये सवाल जरूर पूछिएगा आदर्श। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। राम कुमार राजपूत हमारे साथ बने हुए इटावा से। राम कुमार जी, कौन सी बड़ी खबर इटावा से? जी अखंड जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 2025 का सफर लोगों ने तय किया और देखा जा रहा है कि हम इटावा जनपद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर कई लोगों की जान ले चुका है। क्योंकि कई बार जो है देखा गया है कि सबसे अगर अहम बात की जाए तो होटल जो बने हुए हैं हाईवे के किनारे, उस पे वाहन खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण लोग आए दिन जो है उसके हादसे का शिकार हो जाते हैं। देखा ये जा रहा है कि कई बार यातायात प्रभारी को इसके निर्देश दिए गए थे, क्योंकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया। क्योंकि अवैध तरीके से जिस तरीके से रोडों पर वाहन खड़े होते हैं, जो लगातार एक तो इतनी विजुअलिटी और कोहरे के कारण लोग गाड़ी खड़ी होने से पीछे से अंदर से गाड़ियां ठुक जाती हैं, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले ही जो दिल्ली से गाड़ी आ रही थी, जो हाईवे किनारे खड़े होटलों पर ट्रक खड़ा था, उसमें जब पीछे से जो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और उसके बावजूद भी अभी देखा जा रहा है, कल ही की घटना की बात है, तेज रफ्तार के कहर के कारण मां बेटे की जो है दर्दनाक मौत हो गई। तो सबसे अहम अगर बात की जाए तो जिस तरीके से होटलों के किनारे जो वाहन खड़े होते हैं उस पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है, जिससे लोग जो है दर्जनों लोग अपनी मौत के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब कोई एक्सीडेंट कौन बताएगा? वहाँ के लोग जो है, जो अधिकारी हैं, जो चाहे हाईवे के हो, NHAI के हो, जो भी पड़ता हो वहां पर, इस तरीके से सड़कों के किनारे इस तरीके से तमाम ढाबों की, रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की भरमार सी है। पहली बात तो तमाम जगहों पर बुलडोजर चलता है, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता है, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलता है, पर क्या कोई नियम कायदा कानून है कि इस तरीके से कोई निर्माण करना होगा? क्या एकदम हाईवे से सटा करके घर बनाना या होटल बनाना या ढाबा बनाना कहाँ तक उचित है? और सबसे बड़ी बात है, इन हादसों को न्योता देते हुए जो होटल है, ढाबा संचालक है, इनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है? किस तरीके की गाइडलाइन इनके लिए जारी की गई है? कोई कुछ किया गया है कि ढाबों के लिए कोई गाइडलाइन है ही नहीं, होटलों के लिए कोई गाइडलाइन है ही नहीं? जब कोई हादसा हो जाता है, जब हादसे का कोई शिकार हो जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब जाकर के इन लोगों की आंखें खुलती हैं। इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते। जी अखंड जी, देखा जा रहा है कि इटावा जनपद में लगभग 10 किलोमीटर जो है जो नेशनल 19 हाईवे बनाया गया है, उसके किनारे सर्विस रोड भी बनाई गई है। लेकिन उस सर्विस रोड पर जो है इतना देखा गया है कि सर्विस रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। जब हादसा होता है तो उसके बाद प्रशासन जागता है, जागने के बाद में फिर वही हाल हो जाता है, लोग अपनी जान गंवाने के बाद ही प्रशासन जागता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये कि हमेशा के लिए इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि सर्विस रोड को खाली कराया जाए, जिससे जो है पैदल चलने वाले लोग, साइकिल सवार करने वाले, वाहन सवार, जो छोटी मोटी गाड़ियां उस पर जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि कई बार जो है हादसे होने के बाद भी जो है कुछ दिन के लिए खोला जाता है, फिर वही जो है पूरी तरीके से अतिक्रमण किया जाता है, जिससे लोग क्या सर्विस लेन अतिक्रमण, क्या उन्होंने कब्जा ले रखा है क्या? या प्रशासन की मिली भगत से उन लोगों के पास कब्जा उनको दे दिया गया है? अगर रोड, सर्विस रोड पार्किंग के लिए हो जाएंगी या फिर रोड पार्किंग के लिए हो जाएंगी, ढाबा संचालकों को ढाबा चलाने के लिए हो जाएंगी, होटल की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएंगी, तो आखिरकार कैसे काम चलेगा? क्या होटल संचालक जो होंगे, ढाबा संचालक होंगे, क्या रोड को इस तरीके से कब्जा कर लेंगे? कब्जा मुक्त कराने के लिए तमाम अभियान चले जाते हैं, इस तरीके से सड़कों पर कब्जा है उस पर कोई अभियान नहीं है। जी अखंड जी, देखा जा रहा है कि ये सबसे अहम मुद्दा देखा जा रहा है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई ये पहला ही मुद्दा नहीं है कि कई सालों से लगातार जो होटल के किनारे अवैध तरीके से वाहन खड़े होते हैं, जो कई लोग जो है उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई दिनों के लिए उनको रोकथाम की जाती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन कोई भी अंकुश पर नहीं लगाया गया, जिससे लोग आए दिन जो अपनी जान गंवाते नजर आते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाता है कि आए दिन इस तरीके के वाहन को किनारे खड़ा न किया जाए, और जिस तरीके से देखा जा रहा है ऐसे अवगत कराने का, राम कुमार जी, ऐसे अवगत कराने का क्या फायदा, क्या लाभ कि फिर से वही काम फिर से लोग करें और फिर आप उस काम को करने के लिए फिर से उनको अवगत कराएं? ऐसे अवगत कराने का कोई मतलब नहीं होता। कड़ाई से कुछ निर्देश लेने पड़ते, कुछ कड़ाई से लोगों को पालन करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं समझेंगे, ये भारत देश है, यहाँ इतने प्यार से समझने वाले लोग नहीं है। और प्रशासनिक अमला है, आपका कानूनी अधिकार है, उसका क्यों नहीं आप उपयोग करते हैं? इस तरीके से लोगों की क्या जिंदगी इतनी सस्ती है क्या, किसी तरह चली जाएंगी? इसको लेकर के आप जो भी जिम्मेदार अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। क्या अवगत कराने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या इंतजार कर रहे हैं क्या किसी घटना का? इसको लेकर के जरूर जिम्मेदार अधिकारियों से बात कीजिएगा। राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आपकी?
अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि आज रामलला यानी कि अयोध्या धाम के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की 2वीं वर्षगांठ है। और दूसरी बात जो है खासकर कि देश के रक्षा मंत्री आज अन्नपूर्णा माता मंदिर पर विजय पताका लहराने वाले हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं। और देखिए, मैं संबोधन स्थल पर हूं, आप देख रहे होंगे व्यापक तैयारियां चल रही हैं। बस कुछ ही क्षण बाद अभी जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो अयोध्या पहुंचे हैं और साथ ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किए हैं। रामलला में वहां पर थोड़ी देर बैठकर आरती पूजन और अनुष्ठान में भाग लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और साधु संत हैं उनको संबोधित भी करेंगे। ये देखिए अंगद टीला प्रांगण है, जिस तरीके से व्यापक तैयारियां, देखिए इधर भी साधु संत जो धर्माचार्य है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में ये संबोधन सुनने के लिए वो व्याकुल हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का 2वीं वर्षगांठ है वो व्यापक तरीके से मनाया जा रहा है। विशेषकर आज 31 दिसंबर है, जो लास्ट का साल का लास्ट दिन है और इसको लेकर भी अयोध्या में व्यापक तैयारियां हैं। देश विदेश के जो श्रद्धालु वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो देखिए जो नवयुवक है, जो सनातनी है, वो रामलला यानी कि धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के साथ अपने दिन की, अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसको लेकर विशेष व्यापक तैयारियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, ये तो आपने उन तैयारियों की बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो खबर निकल करके आ रही है अपूर्व, कि अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वहां पर लगातार जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। लंबी कतारें साफ तौर पर अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोगों की दिखाई दे रही है। कई जगहों से चेतावनी, लोगों से अनुरोध किया गया है, निवेदन किया गया है कि अगर हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दें, 5 जनवरी के बाद आए। अयोध्या में इस वक्त क्या है हालात, कितनी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरीके के वहां पर हालात है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रतिष्ठा 2 का वर्षगांठ यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसको लेकर देश दुनिया के जो राम भक्त हैं वो अयोध्या में उमड़ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको कतारबद्ध होकर दर्शन कराया जा रहा है। बाकायदा एक पंक्ति से जाना और दूसरी पंक्ति से आना, मतलब एक मार्ग से जाना दूसरे मार्ग से आना, ऐसी व्यवस्थाएं समुचित रूप से की गई हैं। लेकिन अभी जब यहाँ से अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री जब अयोध्या से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो उम्दा राम भक्तों की भीड़ है वो देखने लायक होगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से सभी को हिदायत दी गई है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी भीड़ कम है, लेकिन इनके जाते ही जो अनुमान है वो लगभग 4 से 5 लाख का जो भीड़ है, जो राम भक्तों का उम्दा जन सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं राम भक्तों के लिए खुशी का पर्व है, क्योंकि प्रतिष्ठा 2 का जो वार्षिक उत्सव है वो अयोध्या में मनाया जाता है और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतिष्ठा 2 का ये जो समय है उसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर रखी थी और लगातार अनुष्ठानों का जो 5 दिवसीय उत्सव था वो लगातार चल रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो श्री रामचरितमानस का पाठ, उसके बाद श्री राम कथा, ऐसे ऐसे तमाम कार्यक्रम अयोध्या में लगातार चल रहे हैं और देख रहे हैं व्यापक तैयारियां, बाकायदा एसपीजी के जवान, लोकल पुलिस, एसटीएफ, तो कि जिस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर सुरक्षा कारणों को सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से व्यापक, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पे देश के रक्षा मंत्री जो धर्माचार्य हैं, जो बड़े संत हैं, वो यही इसी प्रांगण में मौजूद रहेंगे और राज्य में जो देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधन को सुनेंगे। और कहीं ना कहीं ये भावुक क्षण, ये जो रामलला की प्रतिष्ठा का वर्षगांठ है, इस मौके पर जब अन्नपूर्णा माता मंदिर पर विजय ध्वज जो है रक्षा मंत्री के द्वारा लहराया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं देश दुनिया को एक शुभ संकेत देने वाला है। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमानगढ़ी में आरती की है और संत के पैर भी छुए वहां पर पहुंच करके, तो अपने आप में एक अलग माहौल है। और फिर यहाँ पर आकर के थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे वहां पर और तमाम जो उपलब्धियां हैं, जिस तरीके की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने लायक होती हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हो जाता है। चर्चा के विषय के साथ साथ उस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। आपसे कुछ देर बाद आज वहां पर पहुंचेंगे, जब एक ध्वजा फहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक अलग तस्वीर दिखाएंगे। अपूर्व पूरे मामले को अपडेट हमारे दर्शकों को जरूर देते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपूर्व भी बता रहे थे कि अयोध्या में भीड़ भी उमड़ रही है, एक बड़ा जन सैलाब है, 4 से 5 लाख के करीब वहां पर जो श्रद्धालु हैं आराध्य के दर्शन करेंगे। यही हाल काशी का भी है, यही हाल मथुरा का भी है। वहां पर एक बड़ा तांता लगा हुआ है जो भक्त हैं उनका अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। तो तमाम ऐसी चीजें लगातार जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो भक्तों की भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पैर रखने तक की भी जगह कई जगहों पर नहीं हो रही है। एक और आपको खबर बताते हैं, जरूरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार उनके ऊपर कई बार विपक्ष है लगातार उनको लेकर के सवाल खड़े करता नजर आ रहा था, लेकिन अब एक नया मामला आया है जहां पर जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख के पति के ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है, डराने धमकाने का आरोप लगा है। अब इसी डराने धमकाने के आरोप को लेकर के ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व सांसद धनंजय सिंह उनके गनर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कॉलोनी के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और कराई है, और वो भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ, पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख है उनके पति के खिलाफ, उनके गनर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुर्खियों में है धनंजय सिंह, और इसको लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से पूरा विपक्ष धनंजय सिंह को लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिरकार किस तरीके से गुंडों को ऊपर या गुंडे के ऊपर किस तरीके से सरकार का हाथ है, इस तरीके के आरोप लगा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक विजुअल वायरल है इस वक्त जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ब्लॉक प्रमुख के पति हैं वो लगातार एक दीवार खड़ी करा रहे हैं, जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद वो धनंजय सिंह से बात कराने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देर शाम एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी उसमें नाम है, उनके गनर का भी नाम है, और कहीं ना कहीं जो ब्लॉक प्रमुख के पति हैं उनका भी नाम है। तो साफ तौर पर डराने धमकाने और SC/ST एक्ट के तहत ही पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बढ़ सकती है इस पूरे मामले के बाद। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।